बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, ये टॉपिक हम 2 दिन से स्टार्ट कर चुके हैं, 2 दिन पहले। इसमें इंट्रोडक्शन के बाद आपको बताया था कि हाइड्राइड्स जो हैं, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन के हाइड्राइड्स जो हैं, इसमें 6 टाइप्स होती हैं इसकी। इन 6 टाइप में से हम आयनिक हाइड्राइड को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आयनिक हाइड्राइड्स की डेफिनेशन, उसका जनरल फार्मूला, उसके ग्रुप्स, उसकी प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस, ये डिटेल में हम बात कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक होगा कोवलेंट हाइड्राइड्स। जैसा कि आपको मैंने कहा था कि आपके एग्जाम्स के लिहाज से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 2 हाइड्राइड्स हैं, आयनिक हाइड्राइड्स और कोवलेंट हाइड्राइड्स। ठीक है, सो कोवलेंट हाइड्राइड की भी आज डिटेल हम देखते हैं कि हमारे पास क्या डिटेल है इसकी। तो स्लाइड आपके सामने मैं शो ऑफ करवा रहा हूँ। कोवलेंट हाइड्राइड्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन की हद तक अगर देखा जाए, कोवलेंट हाइड्राइड्स को डेफिनेटली नाम से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि कोवलेंट हाइड्राइड्स में जो कोवलेंट का जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो उसकी बॉन्डिंग की वजह से किया गया है। जिस तरह आयनिक हाइड्राइड्स में हम आयनिक का वर्ड इस्तेमाल करते थे उसकी बॉन्डिंग की वजह से, तो कोवलेंट हाइड्राइड्स में कोवलेंट जो वर्ड है वो उसकी बॉन्डिंग की वजह से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अब तकरीबन मोस्टली स्टूडेंट को पता होगा कि आयनिक हाइड्राइड्स जो हैं वो डेफिनेटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, तो जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो कोवलेंट हाइड्राइड्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब इलेक्ट्रॉन किसके दरमियान शेयर होगा? डेफिनेटली हाइड्रोजन के दरमियान शेयर होगा और दूसरे एलिमेंट के दरमियान शेयर होगा। वो जो दूसरा एलिमेंट होगा वो होगा नॉन मेटल, नॉन मेटल होगा। ठीक है, तो नॉन मेटल इसमें इन्वॉल्व होंगे और नॉन मेटल और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। अब डेफिनेटली हाइड्रोजन एक वक्त में एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो नॉन मेटल्स होंगे वो भी एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेंगे एक वन टाइम में और वन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कोवलेंट बॉन्ड को जो नाम दिया गया, जैसे कि बताया आपको मैंने, वो कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से दिया गया कोवलेंट हाइड्राइड्स का नाम। इसके अलावा कोवलेंट हाइड्राइड को हम लोग मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है क्योंकि यहाँ पर जिक्र आ रहा है नॉन मेटल्स का, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट चैप्टर के लिहाज से। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बेटा टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं, SPDF। ठीक है, और आयनिक हाइड्राइड्स में भी आपको मैंने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। जब वहां पर जिक्र आया था मेटल्स का, तो मैंने कहा था कि भाई किसके मेटल्स इन्वॉल्व होंगे, तो आपने कहा था कि आयनिक हाइड्राइड्स में S ब्लॉक के मेटल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात होगी कि सर नॉन मेटल फिर किसके इन्वॉल्व होंगे। अब यहाँ पर SP है, PB है, DB है, तो आपको पता होना चाहिए कि S ब्लॉक में, D ब्लॉक में और F ब्लॉक में सिर्फ होते ही मेटल्स हैं। सिर्फ जो नॉन मेटल्स होते हैं वो होते हैं सिर्फ किसमें, P ब्लॉक में होते हैं। ठीक है, P ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें हीलियम को अगर हम एक्सेप्ट कर दें तो हीलियम के अलावा हमारे पास 36 एलिमेंट्स होते हैं। तो उनमें से कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स होते हैं। तो उसमें से हम लोगों ने यहाँ पर नॉन मेटल्स को चूज करना है। इसका मतलब है कि इसमें अगर आपसे कहा जाए कि कोवलेंट हाइड्राइड्स में ब्लॉक कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपने कहना है इसमें ब्लॉक जो इन्वॉल्व हो रहा है वो हो रहा है पी ब्लॉक इन्वॉल्व हो रहा है। अब पी ब्लॉक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो पी ब्लॉक में ग्रुप होते हैं, 6 ग्रुप होते हैं। थर्ड ए से लेकर एट्थ ए तक होते हैं। थर्ड ए से लेकर एट्थ ए तक जो एलिमेंट्स होते हैं या ग्रुप्स होते हैं वो पी ब्लॉक में इंक्लूड किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एट्थ ए ग्रुप होगा वो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो नोबल गैसेज हैं। वो आमतौर पर केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होती आउटर मोशल कंप्लीट होने की वजह से। तो इसमें जो ग्रुप इन्वॉल्व होंगे वो 5 ग्रुप इन्वॉल्व होंगे इसमें, थर्ड, 4, 5, 6 एंड 7 में। इनके कॉमन नेम आपको फर्स्ट चैप्टर में ही आपको बताए थे। थर्ड ए ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है वो बोरॉन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली। फोर्थ ए ग्रुप का पहला एलिमेंट कार्बन होता है, तो दैट्स वाई इट इज नोन एज कार्बन फैमिली। नाइट्रोजन के लिहाज से नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन के लिहाज से ऑक्सीजन फैमिली, और यहाँ पर हम इसे फ्लोरीन फैमिली भी बोलते हैं या इसको बोलते हैं हैलोजेंस बोलते हैं। इसके चंद एलिमेंट्स मैंने लिख दिए जो कि यहाँ पर हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। और भी एलिमेंट्स होते हैं इसमें, लेकिन मैंने सबके दो दो एलिमेंट्स लिख दिए ताकि आपको याद रहे कि जब ये एलिमेंट्स यूज होंगे तो डेफिनेटली ये किस ग्रुप से बिलोंग करेंगे या किस ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स होंगे और वो कौन से कंपाउंड जो है वो फॉर्म करेंगे।
ये थी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कोवेलेंट हाइड्राइड्स के बारे में। अब अगर कंपैरिजन करवाया जाए, थोड़ा सा कंपैरिजन करवा लें ताकि आपको जल्दी याद हो जाए कि अगर मैं कहूँ कि बेटा आयनिक हाइड्राइड्स में और कोवेलेंट हाइड्राइड्स में डिफरेंस बताइए थोड़े थोड़े से, तो डिफरेंस याद करेंगे तो दोनों पॉइंट ही याद हो जाएंगे। आयनिक हाइड्राइड्स में क्या डिफरेंस है? आयनिक हाइड्राइड्स में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कोवेलेंट में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आयनिक हाइड्राइड्स में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कौन करता है या बॉन्डिंग किसके दौरान बनती है? मेटल और हाइड्रोजन। जब एक कोवेलेंट हाइड्राइड में क्या होता है बेटा? नॉन मेटल एंड हाइड्रोजन। आयनिक हाइड्राइड्स में बॉन्ड कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड। कोवेलेंट में क्या बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक हाइड्राइड्स में ब्लॉक कौन सा इन्वॉल्व होता है? एस ब्लॉक। और कोवेलेंट में पी ब्लॉक। आयनिक हाइड्राइड्स का कॉमन नेम क्या है? सॉल्ट लाइक या सैलाइन हाइड्राइड्स, जबकि कोवेलेंट हाइड्राइड का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। तो ये बड़े सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है, अगर आप इनको एज अ डिफरेंशिएट के तौर पे इसको याद करेंगे तो बहुत आसानी के साथ आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट वन आपके पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये है। अब डायरेक्टली मैंने प्रिपरेशन के ऊपर आ गया, तो इसमें से एक चीज़ मैंने मिस की कि मॉलिक्यूलर फार्मूला या जनरल फार्मूला। जैसे आयनिक हाइड्राइड का जनरल फार्मूला था MH MH2, फर्स्ट ग्रुप के लिए MH और सेकेंड ग्रुप के लिए MH2। लेकिन कोवलेंट हाइड्राइड का कोई जनरल फार्मूला नहीं होता। कोवलेंट हाइड्राइड का कोई जनरल फार्मूला नहीं होता। डेफिनेटली फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो होगा सबका, लेकिन जनरल फार्मूला कोई नहीं होता। उसका रीजन क्या है वो अभी थोड़ी देर के बाद आपको इसकी प्रिपरेशन में पता लग जाएगा। सो इसको प्रिपेयर करने के बेटा दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। अब ये डायरेक्ट मेथड क्यों बोला जाता है? डायरेक्ट मेथड का मतलब होगा कि इसमें हाइड्रोजन जो होगा वो एलिमेंट के साथ यानी कि नॉन मेटल के साथ डायरेक्टली तौर पर क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, डायरेक्टली रिएक्शन करेगा। ठीक है, इसमें कोई और एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा, डायरेक्ट कम्बिनेशन होगी आपस में। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए। अब ये जो एलिमेंट्स यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं ये डिफरेंट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इनमें से कुछ बिलोंग कर रहे होंगे थर्ड ए ग्रुप से, कोई फोर्थ से, कोई फाइव से, कोई सिक्स से, कोई सेवन से, जिसका जिक्र जो है वो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पर कर दिया है। ये एलिमेंट्स हैं, इनमें से मैंने चूज करने। अब इनमें से कुछ एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं थर्ड से, कोई फोर फाइव सिक्स और सेवन, अलग अलग से कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे इनमें से हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल कार्बन ले लेंगे, नाइट्रोजन ले लेंगे, सल्फर ले लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे, क्लोरीन ले लेंगे। तो इनमें से एलिमेंट्स हमने यहाँ पर लेने। ये आपने यहाँ से नाइट्रोजन को गेन किया। नाइट्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन है, दोनों आपस में कंबाइन होंगे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो एक सिंपल कंपाउंड को फॉर्म करेंगे NH3, अमोनिया बोलते हैं इसे। तो NH3 यहाँ पर जो होगा वो प्रोड्यूस होगा। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होंगे, वाटर बनाएंगे। सल्फर एंड हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होंगे, सिंपल H2S गैस जो वो फॉर्म करेंगे। क्लोरीन एंड हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होंगे तो डेफिनेटली बेटा ये HCl को फॉर्म करेंगे। इसमें आमतौर पर जितने भी यहाँ पर ये कंपाउंड बन रहे हैं, इसमें जो नॉन मेटल्स हैं उनके ऊपर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, और जो हाइड्रोजन है इस पर चार्ज होगा वो क्या होगा? वो पॉजिटिव होगा। पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। ठीक है, अब आप इसकी कम्बिनेशन आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से मिल रहा है और जो अमोनिया गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं NH3, इसमें नाइट्रोजन को पहले लिखा गया है, हाइड्रोजन बाद में आ रहा है, और उसकी क्वांटिटी कितनी है, टोटल एटम कितने हैं उसमें? 3 एटम्स हैं। जबकि वाटर के अंदर अब हाइड्रोजन को हम पहले लिख रहे हैं और ऑक्सीजन को बाद में लिख रहे हैं, और हाइड्रोजन की क्वांटिटी भी चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई भाई? वहां पर 2 लिखा हुआ है। हम मानते हैं कि H2S इन दोनों का फार्मूला तकरीबन किस हद तक सेम है, लेकिन अगर हम HCl पे गौर करते हैं तो फार्मूले में फिर चेंजिंग आ गई। अब हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर सिंगल है और यहाँ पर नॉन मेटल आ गया। तो बेटा क्योंकि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं बन रही, कभी हाइड्रोजन पहले आ रहा है, कभी हाइड्रोजन बाद में आ रहा है, कभी हाइड्रोजन की क्वांटिटी 3 है, कभी 2 है, कभी 1 है, और इससे भी चेंज हो सकती है। कभी कभी हाइड्रोजन क्वांटिटी 4 भी हो सकती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स यानी कि कोवलेंट हाइड्राइड्स का कोई जनरल फार्मूला नहीं होता। सबका अलग अलग मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, लेकिन इनका कोई पर्टिकुलर जनरल फार्मूला नहीं होता। जिस तरह आयनिक हाइड्राइड्स का फार्मूला होता है MH एंड MH2 होता है, कि उसमें मखसूस होता है कि हाइड्रोजन हमेशा 1 ही रहेगा फर्स्ट ग्रुप के लिए, और हाइड्रोजन हमेशा 2 ही रहेगा सेकेंड ग्रुप के लिए। लेकिन इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं होती। इसमें डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि कोवलेंट हाइड्राइड का कोई भी पर्टिकुलर जनरल फार्मूला नहीं होता।
लेकिन इनके डेफिनेटली मॉलिक्यूलर फार्मूले सबके बनेंगे। तो अब ये जो कितने भी कंपाउंड यहाँ पर हमारे पास मैन्युफैक्चर हुए, सारे के सारे जो एग्जाम्पल आपको दिए हैं मैंने चंद एक, ये जो है सारे के सारे ये कोवलेंट हाइड्राइड्स में काउंट की जाएंगे। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का मतलब है कि हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली कंबाइन होगा नॉन मेटल के साथ। सो शॉर्टकट में याद रखिएगा, नाइट्रोजन से मिलेगा अमोनिया, ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बनाएगा, सल्फर से मिलेगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा, और सीएल से मिलेगा तो एचसीएल बनेगा। इसमें चार में से कोई भी आप दो या तीन इक्वेशन जो है वो अपने माइंड में रखिएगा, याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक, यानी कि इनडायरेक्ट मेथड पे। अब ये इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट में ये होता है कि हाइड्रोजन जो हम यहाँ से रेशन के लिए इन्वॉल्व करेंगे यहाँ पर, वो हाइड्रोजन जो होगा वो वाटर से चूज किया जाएगा। मतलब वाटर ब्रेक होगा, वाटर की हाइड्रोलाइसिस होगी, वाटर ब्रेक होगा, तो वाटर ब्रेक होने के बाद एच आइंस प्रोड्यूस करेगा और ओ एच आइन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एच आइंस मिलेंगे। और यहाँ हम एलिमेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि कंपाउंड इस्तेमाल करेंगे। वो कंपाउंड कार्बाइड्स होंगे, बोराइड्स होंगे, नाइट्राइड्स होंगे, ठीक है, फॉस्फाइड्स होंगे। ये सारे के सारे कंपाउंड यहाँ पे इस्तेमाल किए। इनमें से हमने अपना एलिमेंट जो है वो निकालना है। जैसे इसमें से निकालेंगे हम कार्बन को, इसमें से निकालेंगे हम बोरॉन को, इसमें से निकालेंगे हम नाइट्रोजन को, इसमें से निकालेंगे हम फास्फोरस को। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स होंगे ये कंबाइन होंगे हाइड्रोजन के साथ। तो इसको इसलिए कहा जाता है इनडायरेक्ट मेथड, कि हाइड्रोजन जो आउट हो रहा है वो वाटर से आउट हो रहा है, डायरेक्ट नहीं मिल रहा हमें, वाटर को ब्रेक करना पड़ेगा, देन वहां से हमें मिलेगा। और जो नॉन मेटल है वो किसी और कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, पहले उसको ब्रेक करेंगे, हम उसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, देन वहां से एलिमेंट जो मिलेगा हमें उसका रिएक्शन हम करवाएंगे हाइड्रोजन के साथ, तो हमारा फिर फाइनल कंपाउंड जो है वो हमें हासिल होगा। इस वजह से हम इस ऐसे मेथड्स को बोलते हैं बेटा क्या, इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसमें। अब इसमें जो नॉन मेटल्स होंगे वो रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ। जो मेटल्स हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि बेटा ये सारे के सारे बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से, ये सेकेंडरी ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। तो सेकेंडरी ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कोवलेंट हाइड्राइड नहीं बनाते बल्कि आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है, तो अब रिएक्शन बड़े सिंपल सिंपल से मैंने यहाँ पर चूज किया आपके लिए। जैसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे वाटर को हम ब्रेक करते हैं तो वाटर जो ब्रेक होता है बेटा वो एच आइंस में ब्रेक होता है और ओ एच आइंस में ब्रेक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एच टू ओ जो है जब उसको ब्रेक करेंगे हम तो एच आइंस अलग होंगे और ओ एच आइन अलग होंगे। तो बहुत सिंपल सिंपल से काम याद रखिएगा कि एच आइन जो होंगे वो कार्बन से मिलेंगे। ठीक है ना, एच आइन जिसमें पॉजिटिव जो एच आइंस है वो कार्बन से मिलेंगे और कार्बन से मिलने के बाद वो बनाएंगे C2H2। ये एक गैस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है एक, इथाइन गैस, इसका नाम होता है इथाइन होता है। C2H2 ये बनाएंगे यहाँ पे। हाइड्रोजन यहाँ से आउट होगा, तो यहाँ से बोरॉन आउट होगा, बोरॉन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होंगे और B2H6 बनाएंगे जो कि कहलाता है बोरॉन। बोरैन एक गैस होती है वो बनाते हैं यहाँ पे। हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आपस में कंबाइन होंगे, जैसा कि आपको पहले बताया गया कि अमोनिया गैस प्रोड्यूस करेंगे। हाइड्रोजन एंड फास्फोरस यहाँ से आउट होंगे और PH3 फॉस्फीन गैस बनाएंगे। इसका जिक्र हमने पहले भी किया था एटॉमिक हाइड्रोजन में। इस तरह यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो ये कंपाउंड बन रहे हैं ये सारे के सारे, ये सब के सब जो कंपाउंड है बेटा इन सब में कोवलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट है, यानी यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड जो होंगे वो कहलाएंगे कोवलेंट हाइड्राइड्स। साथ में जो कंपाउंड बन रहे हैं वो डेफिनेटली जो मेटल्स हमारे पास बाकी बच जाते हैं वो और जो OH बचते हैं वो दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ वैलेंसी के तौर पर, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम मैग्नीशियम कैल्शियम जो है ये बिलोंग करते हैं बेटा किससे, सेकेंडरी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी 2 होती है, तो जो कि क्रॉस में यहाँ पर इस जगह पर लिखी जाती है। OH की वैलेंसी डेफिनेटली बेटा -1 होती है। तो इस तरह हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड्स हैं या कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उनको हम यहाँ पर प्रिपेयर करें। तो इसमें से, ठीक है, कोई भी जब आपको एग्जाम्स में कहा जाए कि इसको प्रिपेयर करें तो कोई भी आप दो एग्जाम्पल्स का मतलब इसमें से आप याद कर ले, ठीक, जो कि आपको मतलब वहाँ पर मेंशन करनी होगी। सो नेक्स्ट हमारे पास है कि इसके बारे में हमारे पास जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन,
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई थिंक सो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, इस वजह से थोड़ी इंटरेक्शन हुई है थोड़ी सी। कोई बात नहीं, दोबारा ज्वाइन करते हैं। ओके, तो हम कह रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर देखा जाए तो बेटा जो भी प्रीवियस आपको एग्जांपल्स दिए हैं, जो हमने प्रिपरेशन की है, जैसे अमोनिया, तो बेटा अमोनिया जो है वो नॉर्मल तौर पर गैस फॉर्म के अंदर होता है। वाटर, वाटर जो है वो नॉर्मल कंडीशन के ऊपर आपको लिक्विड फॉर्म में नजर आएगा। हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं गैस में या सॉलिड में, लेकिन मेरा नॉर्मल कंडीशन के ऊपर ये आपको जो है वो लिक्विड फॉर्म में नजर आएगा। H2S गैस फॉर्म के अंदर होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये गैस भी है लिक्विड भी है, लेकिन मेरा आमतौर पर इसको हम लोग लिक्विड फॉर्म के अंदर ही हम ऑब्जर्व करते हैं। इथाइन गैस होती है, बोरॉन गैस है, अमोनिया गैस है, फॉस्फीन गैस है। तो आपने देखा कि इसमें कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स नहीं है या सॉलिड कंपाउंड्स नहीं है, जैसे आयनिक हाइड्रेट्स थे। तो ये बड़ा क्लियर पॉइंट है कि कोवेलेंट हाइड्रेट जितने भी होंगे या तो वो गैसेज होती हैं या फिर लिक्विड्स होते हैं। दो पॉइंट याद रखिएगा। मतलब स्टेट के लिहाज से अगर देखा जाए, फिजिकल स्टेट के लिहाज से देखा जाए, नॉर्मल रूम एंड टेम्परेचर्स के ऊपर, नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर, या तो कोवेलेंट हाइड्रेट गैसेस फॉर्म के अंदर होती है या फिर लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है। अब अगर ये गैसेज हुई तो ये कलरलेस होंगी, मतलब इसके अंदर कोई भी कलरफुल गैस नहीं होगी, सबके सब कलरलेस होंगी, या वाइट कह सकते हैं या फिर कलरलेस कह सकते हैं। और अगर लिक्विड्स हुए तो ये सबके सब वोलेटाइल होंगे। वोलेटाइल का मतलब पहले भी समझाया था, वोलेटाइल का मतलब होता है कि ऐसे लिक्विड्स होंगे जो कि एवापोरेट हो सकते हैं, जैसे HCl है। बिल्कुल बेटा, HCl को अगर आप ओपन फॉर्म के अंदर बोतल के ओपन रख दें, बोटल्स को ओपन करके रख दें, तो HCl जो है वो उसके फ्यूम जो है वो आउट होना शुरू हो जाते हैं। वाटर भी है, वाटर भी सिंपल, अगर आप इसको ओपन एयर में रख दें तो ये भी वोलेटाइल है और ये भी एवोपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो लिक्विड जो होते हैं वो बेटा वो वोलेटाइल होते हैं, क्योंकि इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी कम होता है एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड या आयनिक हाइड्राइड्स। एक्सेप्ट वाटर, पानी का जो होता है वो 100 डिग्री होता है, बाकी सबका 100 डिग्री से कम होगा। ये हो गया पॉइंट्स। उसके बाद ये जो पॉइंट्स आपके सामने लास्ट वाले जो है, ये इसकी नेचर को शो करते हैं कि बेसिकली तौर पर जब ये कंपाउंड बन जाते हैं तो ये किस नेचर को शो ऑफ करते हैं, मतलब ये एसिडिक हैं, ये बेसिक हैं, या ये न्यूट्रल हैं। तो इनकी पीएच के जरिए हम इसको चेक किया गया है। तो उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन हमें मिली है कि नॉर्मली तौर पर जो ग्रुप नंबर और फोर थर्ड और फोर के जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो कोवेलेंट हाइड्रेट्स बनेंगे वो आमतौर पर न्यूट्रल होते हैं। जैसे फोर्थ ए ग्रुप से बिलोंग करता है कार्बन, तो कार्बन एक हाइड्राइड बनाता है जिसे बोलते हैं CH4, मीथेन। तो मीथेन जो गैस होती है वो न्यूट्रल होती है। इसी तरह फिफ्थ ग्रुप के जो हाइड्राइड्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के फिफ्थ में से एक नाइट्रोजन एलिमेंट होता है, अगर उसको हम हाइड्रोजन से करवाएं रिएक्शन तो अमोनिया गैस बनती है। तो अमोनिया जो है वो क्या है, वो बेसिक इन नेचर है। इसी तरह ग्रुप नंबर 6 और 7, इन एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड्स बनेंगे कोवेलेंट हाइड्राइड्स, उनकी नेचर एसिडिक होगी। जैसे सेवेंथ ग्रुप का एक एलिमेंट होता है क्लोरीन, तो जब HCl आपस में या क्लोरीन और हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे तो HCl बनाएंगे, तो HCl क्या होता है, वो एसिडिक होता है। तो ये पॉइंट इसमें से MCQ जो अक्सर आ जाते हैं। तो याद रखिएगा कि टोटल हमारे पास बेटा 5 ग्रुप थे जो कि कोवेलेंट हाइड्रेट को फॉर्म कर रहे थे। तो 3 और 4 सीक्वेंस वाइज चले, 3 और 4 जो होते हैं वो न्यूट्रल हाइड्रेट बनाएंगे, फिफ्थ ग्रुप जो है वो बेसिक बनाएगा, और 6 और 7 जो होगा वो क्या बनाएगा, वो एसिडिक हाइड्रेट को फॉर्म करेगा। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या इंफॉर्मेशन हैं कोवेलेंट हाइड्रेट्स के बारे में जो कि आपको दी गई। तो ये आप लोगों ने याद करनी है। इसमें से जो पूछा जाएगा, जिस तरीके से पूछा जाएगा वैसे ही आप इसका आंसर देंगे। एक दफा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोवेलेंट हाइड्रेट में बेटा क्या होती है, शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, मेटल्स के, नॉन मेटल्स के दरमियान और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर शेयरिंग होगी। कोवेलेंट बॉन्डिंग इसमें प्रेजेंट होती है। कॉमन नेम बेटा इसका मालिकुलर हाइड्रोजन है, मालिकुलर हाइड्राइड से, सॉरी। और ग्रुप इसमें इन्वॉल्व होंगे बेटा थर्ड से लेकर सेवन तक, मतलब P ब्लॉक इसमें इन्वॉल्व होगा। थर्ड ए, 4, 5, 6 और 7 थे। कोई इसका जनरल फार्मूला नहीं होता, ठीक है। इसको दो मेथड से हम प्रिपेयर करते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हाइड्रोजन जो है वो डायरेक्टली नॉन मेटल एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर
कंपाउंड को फॉर्म करती है। इन सब कंपाउंड के अंदर जो बॉन्डिंग होगी बेटा वो कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। इनडायरेक्ट मेथड में हाइड्रोजन को हम हासिल करते हैं वाटर की मतलब के ब्रेकडाउन से, और जो नॉन मेटल है वो हम हासिल करते हैं किसी भी किस्म के दूसरे कंपाउंड जिसमें कार्बाइड है, बोराइड है, नाइट्राइड वगैरह, इनमें से हम इसको हासिल करते हैं, और इनकी आपस में कम्बिनेशन से हमारे पास जो कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होता है वो हमारे पास है कोवलेंट हाइड्राइड्स। इन सब के अंदर भी कोवलेंट बॉन्डिंग पे प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट वन हमारे पास है कि जो कोवलेंट हाइड्राइड्स होते हैं या तो वो गैसेस फॉर्म के अंदर होंगे या फिर लिक्विड फॉर्म के अंदर होंगे। अगर गैसेस हुई तो कलरलेस होंगी, अगर लिक्विड्स हुए तो वोलेटाइल। मेल्टिंग पॉइंट इनका काफ़ी लो होता है क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है जो कि वीक है सवाए वाटर के। नेचर के लिहाज से देखा जाए तो ये न्यूट्रल भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं। थर्ड फोर ग्रुप के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो एस न्यूट्रल होते हैं, फिफ्थ ग्रुप के बेसिक होते हैं, सिक्स और सेवन के एसिडिक होते हैं। ओके बच्चा जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम अगर है किसी को तो हैंड रेज करके हमसे पूछ सकता है या फिर मैसेज भी कर सकते हैं चैट में। आप किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन जो हमारे पास हाइड्राइड है वो है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। कॉम्प्लेक्स जैसे कि आपको नाम से इसका जाहिर हो रहा है, कॉम्प्लेक्स मतलब पेचीदा। इसको नाम देने की वजह भी एक लॉजिक है, बिल्कुल क्लियर। अभी देखो बेटा, अगर प्रीवियस लेक्चर्स को देखा जाए तो उसमें आपने जो आयनिक हाइड्राइड्स पढ़े हैं उसमें एलिमेंट और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होते हैं और एक हाइड्राइड को फॉर्म करते हैं, ठीक है। कोवलेंट में भी ऐसे ही पढ़ा आपने, बेशक इनडायरेक्ट मेथड है बेशक डायरेक्ट मेथड है, उसमें नॉन मेटल जो है सिंगली तौर पर वो हाइड्रोजन से मिलते हैं और मिलने के बाद एक कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड में ऐसा नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड में ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन डायरेक्टली उस एलिमेंट से मिल जाए, डायरेक्टली किसी एलिमेंट नॉन मेटल या मेटल से वो मिले, ऐसा नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं मिल सकता। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड में ये होगा कि जो हमने अभी कल जो पढ़े थे आयनिक हाइड्राइड्स वो, और जो आज हमने पढ़े हैं कोवलेंट हाइड्राइड, ये दोनों हाइड्राइड्स आपस में मिलेंगे। पॉइंट को जरा देखिएगा, गौर से समझिएगा जरा इसको। आयनिक हाइड्राइड्स मतलब एलिमेंट नहीं, हाइड्राइड, कंप्लीट हाइड्राइड जो हमने आयनिक हाइड्राइड बनाए हैं वो, और जो कोवलेंट हाइड्राइड है वो डायरेक्टली तौर पर हाइड्राइड्स आपस में मिलेंगे। मतलब एक हाइड्राइड दूसरे हाइड्राइड से मिलेगा, आयनिक हाइड्राइड कोवलेंट हाइड्राइड से मिलेगा और मिलने के बाद एक नया हाइड्राइड बनाएगा, उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। इसलिए हम इसे कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है। अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा कि आयनिक हाइड्राइड्स में दो ग्रुप इन्वॉल्व थे, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। तो उसमें से हमने चूज करना है फर्स्ट ग्रुप, कि फर्स्ट ग्रुप के जो भी हाइड्राइड्स थे, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटाशियम हाइड्राइड, वो चूज करना है इसमें। और जो कोवेलेंट हाइड्राइड्स थे उसमें तो पांच ग्रुप थे, थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन, उसमें से चूज करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ थर्ड ए ग्रुप चूज करेंगे, थर्ड ए ग्रुप। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ए ग्रुप के हाइड्राइड्स और थर्ड ए ग्रुप के हाइड्राइड्स, ये दोनों हाइड्राइड्स आपस में कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद जो न्यू हाइड्राइड बनाएंगे वो कहलाएंगे बेटा क्या, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। तो अगर आपसे कहा जाए कि इसमें कौन कौन से ग्रुप इन्वॉल्व होंगे, तो आपने कहना है इसमें थर्ड ए ग्रुप के हाइड्राइड, यानी कि थर्ड ए ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है, और फर्स्ट ए ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है, यानी इसमें एस ब्लॉक भी इन्वॉल्व होगा और पी ब्लॉक भी इन्वॉल्व होगा। अब इसका जनरल फार्मूला, बिल्कुल इसका जनरल फार्मूला होता है, और इसका जनरल फार्मूला कुछ इस तरह लिखते हैं हम, ए बी H4। अब इसमें H4 जो लिखा हुआ है वो तो हाइड्रोजन की एग्जैक्ट क्वांटिटी है, वो तो इतनी ही रहेगी। लेकिन ये आपने याद रखना है कि ए का मतलब क्या है और बी का मतलब क्या है। इसमें ए का मतलब होगा फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, याद रखिएगा, ए का मतलब जो शुरू में लिखा हुआ है इसका मतलब है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, जस्ट लाइक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम वगैरह। अब क्योंकि इन सब की वैलेंसी +1 होती है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवैलेंट बोलते हैं। यूनिवैलेंट, यूनि मतलब होता है वन, जिसकी वैलेंसी 1 होती है। और बी का मतलब यहाँ पर होगा थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट, थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट, जस्ट लाइक एग्जांपल बोरॉन एंड एल्यूमिनियम।
अब क्योंकि ये थर्ड ए ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी होगी बेटा +3 और +3। +3 की वजह से इसको हम बोलते हैं ट्राई वैलेंट। ट्राई मतलब होता है 3, यूनि का मतलब होता है 1, और ट्राई का मतलब क्या होता है 3 होता है। तो ये इसका जनरल फार्मूला होगा। अब मैं दोबारा एक दफा समझा देता हूँ आपको, दोबारा एक दफा देखिएगा, एग्जाम्पल आगे दूंगा तो मजीद वाजह हो जाएगा ये बात, लेकिन दोबारा याद रखिएगा। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड में बच्चे, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड के अंदर डायरेक्टली एलिमेंट्स आपस में कंबाइन नहीं होंगे, बल्कि हाइड्राइड्स आपस में कंबाइन। एक हाइड्राइड दूसरे हाइड्राइड से मिलेगा। अब कौन सा हाइड्राइड किस से मिलेगा? आयनिक हाइड्राइड कोवलेंट हाइड्राइड से मिलेगा। तो आयनिक और कोवलेंट हाइड्राइड की कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास न्यू हाइड्राइड बनेगा उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। अब अगला पॉइंट ये आपने याद रखना है कि सर आयनिक हाइड्राइड्स तो बहुत सारे होते हैं, हम कौन सा लेके आएंगे? तो आपने याद रखना है कि आयनिक हाइड्राइड्स में दो ग्रुप होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपने फर्स्ट ग्रुप को चूज करना है, मोनोवैलेंट, जिसकी वैलेंसी +1 है। ठीक है, मोनोवैलेंट या फिर यूनिवैलेंट। और इसी तरह कोवलेंट हाइड्राइड्स में से अगर देखा जाए तो कोवलेंट हाइड्राइड में थर्ड ग्रुप 4, 5, 6, 7 होता है, तो आपने उसमें से थर्ड ए ग्रुप चूज करना जिसमें था बोरोन एंड एल्यूमिनियम। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से हाइड्राइड आपस में मिलकर ये प्रिपेयर करेंगे। तो ये आपके पास नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसकी प्रिपरेशन दी गई है। अब मैंने यहाँ पर आपको 4 एग्जाम्पल्स टोटल दिए। अब इसमें से देखिए पहली एग्जाम्पल पे गौर करें, लिथियम हाइड्राइड। यानी मैंने ऐसा हाइड्राइड लिया है जो कि फर्स्ट ए ग्रुप का हाइड्राइड यानी कि आयनिक हाइड्राइड है, लिथियम हाइड्राइड। और यहाँ पर जो मैंने साथ में हाइड्राइड आपके पास लिया है, वो जो हाइड्राइड है वो डेफिनेटली थर्ड ए ग्रुप से बिलोंग करता है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पर इसकी वैलेंसीज का सारा चक्कर है कि लिथियम की वैलेंसी बेटा +1 होती है, तो यहाँ पर हम मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है जो कि हाइड्रोजन से यहाँ पर मेंशन की जाएगी। अब इन दोनों को आपस में कंबाइन करना है। अब आपको बताया गया थोड़ी देर पहले कि इसका जो जनरल फार्मूला होता है बेटा वो होता है AbH4 होता है। तो ए की जगह पर आपने लिखना है मोनोवैलेंट या यूनिवैलेंट, और बी की जगह पर आपने लिखना है बेटा ट्राईवैलेंट। तो अब अगर हम देखें तो पहले ए आएगा उसके बाद बी आएगा। तो ए का मतलब क्या है? फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट। और यहाँ बी का मतलब क्या होगा? सेकेंड ग्रुप का, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स यानी कि एल्यूमिनियम। तो इस तरह ये जो हाइड्राइड आपके पास न्यू बनेगा, ये हाइड्राइड कहलाएगा बेटा क्या? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड कहलाएगा। इसको नाम दिया जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इस तरह आप जितनी मर्जी एग्जांपल दे दें। आप आपने नेक्स्ट एग्जांपल दी, जैसे एग्जांपल LiH और BH3 की। अब इसमें लिथियम हाइड्राइड जो है वो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, बोरोन हाइड्राइड जो है वो थर्ड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो लिथियम बोरो हाइड्राइड बन जाएगा। यहाँ पर अगर देखें आप, सोडियम हाइड्राइड और एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर आप देखें, ठीक, इसमें क्या हो रहा है? इसमें सिंपल यहाँ पर ये हो रहा है कि सोडियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, और जो आपके पास एल्यूमिनियम है वो थर्ड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ फॉर्म होगा। यहाँ पर देखे जाए तो सोडियम और बोरॉन हाइड्राइड फॉर्म होगा। तो ये आप देख लें कि सबका जो फार्मूला है, ठीक है ना, उसमें बेशक एलिमेंट चेंज है लेकिन इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है वो सेम है कि पहले एलिमेंट आ रहा है फर्स्ट ग्रुप का, सेकेंड नंबर पे एलिमेंट आ रहा है थर्ड ग्रुप का, ठीक है ना, और आखिर में H4 आ रहा है। इसलिए इनका जनरल फार्मूला AbH4 रखा जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एलिमेंट जो है वो डायरेक्टली कंबाइन नहीं हो रहे बल्कि हाइड्राइड्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं। इसलिए इन हाइड्राइड्स को हम बोलेंगे बेटा क्या? कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड का नाम दिया जाएगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो तकरीबन दोनों से मैच करती हैं, क्योंकि इसमें दोनों हाइड्राइड्स इन्वॉल्व होते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज इसकी आयनिक हाइड्राइड्स की तरह की होती है, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी कोवलेंट हाइड्राइड्स की तरह होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बड़ी सिंपल सिंपल सी कि ये सॉल्ट लाइक होते हैं, ठीक है, सॉल्ट की तरह के होते हैं, जिस लाइक जैसे आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं, व्हाइट सॉलिड्स होते हैं, या कलरलेस भी बोल सकते हैं आप। व्हाइट सॉलिड्स हैं, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, स्टेबल होते हैं अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, कि इतनी हीट ये बर्दाश्त कर सकते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, बॉन्डिंग्स की वजह से, क्योंकि इसमें प्रॉपर जो है वो आयनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती। सॉल्युबल इन वाटर, पानी में जो है वो इजीली क्या हो सकते हैं, ये डिजॉल्व हो सकते हैं। तो बड़े सिंपल सिंपल से पॉइंट है, सॉल्ट की तरह की प्रॉपर्टीज है इनकी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, स्टेबल होते हैं अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड, लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, और वाटर में क्या होते हैं बेटा? ये सॉल्युबल। ओके। अब एक इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है जो कि, दो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप याद कर लीजिएगा। एक तो है कि एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ये बिहेव करते हैं, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि जब हम कोई भी हाइड्राइड ले लें, लिथियम बोरोहाइड्राइड ये आपने लिया, इसको वाटर में अगर हम डिजोल्व करें तो आपके पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, और ये एलिमेंट आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है लिथियम मेटाबोरेट।
लिथियम मेटाबोरेट। ये आपको प्रॉपर्टी जो है वो शो ऑफ कर रही है कि ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर बिहेव कर रहा है। अब आप कहेंगे सर रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर कैसे बिहेव करे, कैसे पता लगेगा? तो बेटा आपको बताया गया था कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि ऐसा एजेंट जो किसी दूसरे केमिकल की रिडक्शन करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस सेशन के अंदर लिथियम बोरोहाइड्राइड, ये जो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है, ये वाटर की या वाटर के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसी का कर रहे हैं, यहाँ पर रिडक्शन कर रहे हैं। आप कैसे कर रहे हैं बता देते हैं आपको। अगर मैं वाटर को ओपन करता हूँ तो एच आइंस अलग होंगे और ओ एच आइंस अलग हो जाएंगे। याद रखिएगा, पॉइंट याद रखिएगा, एच आइंस अलग होंगे और ओ एच आइंस अलग होंगे। ठीक है, अब एच आइन पे चार्ज क्या है? +1। एच पे चार्ज क्या होता है? +1। +1 चार्ज होता है हाइड्रोजन के ऊपर। अब अगर यहाँ पर चार्ज +1 था, जरा इस पे गौर करें, जब वो प्रोडक्ट में जा रहे हैं H2 बना रहे हैं, तो H2 के ऊपर चार्ज यहाँ पर कितना बेटा? 0 है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है। कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट जो डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है, H2, O2, Cl2, F2, N2, उसका जो चार्ज होता है बेटा वो 0 होता है, यानी कि वो न्यूट्रल होता है। अब यहाँ चार्ज था +1 और यहाँ पर क्या आ गया बेटा? 0। तो मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर जो वो क्या हो रहा है? वो डिक्रीज हो रहा है। तो जब किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो हम कहते हैं कि उसकी रिडक्शन हो रही है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसी क्या हो रही है बेटा? रिडक्शन हो रही है। तो वो कर कौन रहा है? ये कंपाउंड कर रहा है, तो ये कंपाउंड कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, ये इसकी ऑब्जर्वेशन इस तरह देखी जाती है। यानी जिस कंपाउंड के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं कि ये कंपाउंड रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उस कंपाउंड को नहीं देखें, उसके साथ वाले कंपाउंड को देखें कि उस कंपाउंड की रिडक्शन हो रही है या ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, उसके लिए अब बहुत सारे तरीके होते हैं, मतलब आप ऑक्सीजन के लिहाज से भी देख सकते हैं, आप ऑक्सीडेशन नंबर के लिहाज से देख सकते हैं, आप गेन ऑफ एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिहाज से देख सकते हैं, आप हाइड्रोजन के लिहाज से देख सकते हैं। मतलब किसी भी पैटर्न में 4 डेफिनेशन हैं या 4 तरीके मेथड हैं अलग अलग, तो आप किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको ऑक्सीजन के लिहाज से भी देख सकता हूँ कि यहाँ पर पूरे H2O के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो जो लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है वो रिडक्शन कहलाती है। मैं ऐसे भी इसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ। लेकिन मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर के लिहाज से बताया कि यहाँ पर हाइड्रोजन पे चार्ज क्या है? +1, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। यहाँ पर चार्ज क्या है बेटा? 0 है। तो +1 से 0 हो गया, तो इसकी रिडक्शन हो गई। तो रिडक्शन कर कौन रहा है? ये कंपाउंड कर रहा है, तो ये कंपाउंड कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो किसी भी सेंस में आप ये मतलब कि उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन याद पॉइंट ये रखना है कि अगर मैं कहता हूं कि इस कंपाउंड के बारे में बताएं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आपने इसके साथ वाले कंपाउंड को देखकर ऑब्जर्व करना है कि भाई